गुड मॉर्निंग। आप सभी बैठ जाइए। और बताओ कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी ना। मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर पा रहे हो। अच्छा, जो आपका यहाँ पर एक बैच चलता है मंजिल बैच, उस बैच में लगभग आपके सब्जेक्ट कवर ही हो रहे होंगे ना। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। देखो भविष्य पथ की टीम ने जो है आप लोग के लिए एक बहुत बेहतर जो है बैच लागू किया है, चलाया है, ठीक है। और इस एक महीना का जो भी आपका समय बचा था उसमें सारा सब्जेक्ट भी कवर कराया जा रहा है। और बेहतरीन तरीके से आपको जो है पेपर ऊपर का जो भी फॉर्मेट है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम जो है आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज लेकर आए हैं, जिस सीरीज का नाम है जियोग्राफी, है ना। 3.0 सीरीज, ये क्लास 10th का है। जियोग्राफी क्या है, क्लास 10th का ना। उसके बाद इसमें जो प्रश्न होने वाले हैं वो आपके क्या हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप जब कभी भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसमें आपके जितने भी आते हैं लघुत्तरीय, ठीक है, और लघुत्तरीय हो गया आपका, और एमसीक्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो इस पे जो है आप खूब बढ़िया से फोकस कीजिए और जितना भी आप नोट्स बनाए उन सबको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, दो प्रकार, जैसे दीर्घ उत्तरीय में जो आपका प्रश्न लिखना रहता है, एक 80 शब्दों में है ना, एक जो होता है 80 शब्दों में होता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा कितना होता है, बोलो सभी लोग, 150, ठीक है। तो ये होता है ना, हमें क्या करना है, हमें जो है ये जो 150 शब्द वाला उस पर पूरा पूरा फोकस करना है, क्योंकि हम वही सीरीज ही चला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न जो आपका है इस प्रकार से है, समझिए, प्रश्न को समझिए और उसके बाद ही तब आप उसका बहुत बेहतर उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि चावल की खेती के लिए ना उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों। तो पहले देखो यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियों का जो है हमें क्या करना है, वर्णन करना। ये प्रश्न आपका कब पूछा गया था, 2020। अच्छा देखो, यही प्रश्न दूसरे सेट में घुमा के कैसे पूछा गया है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3, है ना। अभी यहाँ पर सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों की बात की है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 भौगोलिक, है ना, 3 भौगोलिक दशाओं का जो है क्या करना है, वर्णन करना। ये प्रश्न कब पूछा गया आपका, हाँ। अब ये मत सोचना कि ये कि ये सारे एक ही प्रश्न पत्र में नहीं, अलग अलग सेट में पूछे जाते हैं ना। अच्छा, अगला जो प्रश्न है समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि चावल के उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए, है ना। उसके बाद में इसी में थोड़ा सा और जोड़ दिया है, भारत में, है ना, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न कब पूछा गया आपका, इतना बात आप समझिए ना, कि इसमें हमें मूल रूप से करना क्या है कि भौगोलिक दशाओं का क्या करना है, वर्णन करना है ना। और उसके बाद में भारत में क्या करना है कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। फिर यही प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, देखिए, इसको आप नहीं काटे थे, चलो देखो। देखो, चावल की खेती हेतु, है ना, उपयुक्त भौगोलिक दशाओं, है ना, भौगोलिक दशाओं का जो है क्या करना है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का जो है हमें क्या करना, उल्लेख करना। ये प्रश्न कब पूछा गया, 2023 और 24। अब ये आप प्रश्न पढ़ चुके हैं, इसमें आपको मूलभूत अगर पॉइंट देखा जाए तो क्या निकल रहा है कि भौगोलिक परिस्थितियों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। अब हमें ये चीज दिमाग में याद रखना कि हमको लिखना कितना है, 1.5, है ना, 150 शब्दों में। अच्छा, इससे ज़्यादा भी हो जाता तो कोई कोई दिक्कत नहीं है ना, कि एग्जामिनर दौड़ाएगा नहीं, ठीक है, जो कहा भी चेक करेगा दौड़ाएगा नहीं। चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है, समझिए। सबसे पहले होता है मुख्य हेडिंग, क्या होता है, मुख्य, और उसके बाद फिर होता है आपका सब हेडिंग, है ना। एक होगा कि मेन हेडिंग, उसके बाद में सब हेडिंग। तो मेन हेडिंग में हमें लिखना कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, ये हमने हेडिंग डाल दिया, है ना। उसके बाद में फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए कि चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु अनिवार्य होता है, ठीक है, और इसकी फसल उत्पादन के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, किसके, चावल के, है ना। अब देखो इसमें जो है, अब हमें क्या करना है कि जो भौगोलिक दशाएं हैं उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे कि निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, मतलब कौन कौन सा, किस प्रकार से जलवायु आवश्यक है, कौन सी मिट्टी आवश्यक है, वो सारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पॉइंट वाइज लिखना चाहो तो पॉइंट वाइज लिख दो, या अगर आपको आता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल सबसे बेटर जो तरीका होता है वो पॉइंट वाइज ही माना जाता है क्लास 10th के लिए, ठीक है। चलो, तो इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं,
तापमान। अब चावल के लिए जैसे हमें कैसा जो चावल उत्पादन के लिए या धान उत्पादन के लिए हमें किस प्रकार का तापमान की आवश्यकता होती है, तो देखो चावल की वृद्धि के लिए हमें जो है 20% से कितना, बोलो, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या चाहिए, तापमान। उसके बाद में फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या है, वर्षा। देखो चावल की जो खेती होती है अगर वर्षा नहीं होगा तो वो चावल की खेती होना संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई उतना हो नहीं पाएगी। इसीलिए अगर जहां पर देखो कह रहा है कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वार्षिक वर्षा। कितना वर्षा, 100 से 200, ठीक है। और यदि कम वर्षा होती है तो सिंचाई की व्यवस्था भी बेहतरीन होना चाहिए, है ना, तभी तो हम उसका उत्पादन कर पाएंगे। अच्छा अगला पॉइंट आप देखिए, मिट्टी कौन कौन सी चाहिए इसके लिए, तो देखो ये इसमें जलोढ़ और दोमट और दलदली मिट्टी की आवश्यकता होती है चावल उत्पादन के लिए। पॉइंट पॉइंट समझिए आप, और वही पॉइंट अगर याद रहेगा तो आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, भूमि और जल निकासी की जो है व्यवस्था। एक बात समझो कि ऊबड़ खाबड़ जगहों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है धान की वो सीढ़ीदार खेतों के रूप में की जाती है। लेकिन आप समतलीय एरिया में, जैसे आपने उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में कैसा एरिया चाहिए, कैसा क्षेत्र होना चाहिए, समतल, है ना। उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन और भी राज्य है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि समतल भूमि की आवश्यकता होती है। अगर ये चीज़ है तो सबसे उपयुक्त मानी जाती है धान की खेती के लिए। क्यों, क्योंकि जो जल होता है, जल का संचय यानी जल का ठहराव अच्छे से रहता है, ठीक है। इतना बात समझ पाए, बोलो। अब देखो कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती होती है वो कैसी होती है, सीढ़ीदार। इसको अंग्रेजी में बुलाता है स्टेप फार्मिंग, है ना। चलो इतना बात समझ गए आप। चलिए अब अगला देखिए, अगला पॉइंट जो आपका है कृषि पद्धत, है ना, कृषि पद्धत। इसमें देखिए कह रहा है कि चावल की खेती के लिए रोपाई और प्रसारण विधियां प्रचलित है, जिनमें रोपाई अधिक उत्पादन मानी जाती है। अब पहले बात समझो, क्या होता है कि धान की खेती जो होती है उसको एक बार ऐसे बो दिया जाता है ना, और बोने के बाद जब उसके पौधे जो है बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद में लगभग इतने बड़े, है ना, तो उनको निकाल कर दूसरी जगह जो है रोपाई की जाती है ना। धानों की खेती इसी प्रकार से तो होती है। अच्छा अब इतना बात आप समझ चुके हैं ना, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं कैसे है। अब देखो दूसरा जो इसका हेडिंग है, आप दूसरा जो मुख्य हेडिंग लगाएंगे वो क्या है कि भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र। अभी तक आपने जो है उनके दशाओं के बारे में पढ़ा, क्या क्या होना आवश्यक है ना, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमें पढ़ना है, ये समझना है कि मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक होता है। तो देखिए पहला आपका जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, है ना। ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक राज्य है। और देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा अनुकूल वातावरण पर प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो आपका है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। तो देखो इसमें क्या रहा है, गंगा यमुना नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी और विकसित सिंचाई प्रणाली के कारण जो चावल की खेती व्यापक रूप में की जाती है। अगला जो आपका क्या है, पंजाब। अच्छा पंजाब में एक और फसल की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा फसल है, बोलो, गेहूँ, बहुत सही, थोड़ा तेज बोला करो ना। देखो यहाँ हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है, और सिंचाई सुविधा और आधुनिक कृषि तकनीकों के कारण जो है यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हुआ। अब इतना बात आप लिख चुके हैं ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉपी को स्मार्ट बनाने का तरीका ये होता है कि अगर उनको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो लिखने का जो है आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, और उसमें मेंटेनेंस कॉपी में भी रखो, ठीक है, कि जैसे ये इतना हो गया तो इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करो। ये तो इसमें थोड़ा था इसीलिए हम लिखे नहीं है। तो आप जो है अगले पेज पे चलिए, अगला प्रश्न समझिए, ठीक है। देखो ये आपका दूसरा प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न को समझिए और हमको बताइए कि इसमें क्या पूछ रहा है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न, देखो कह रहा है भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी। ये प्रश्न कब आया था, 2020। उसके बाद देखो कह रहा है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये कब आया था, 2020। ठीक है, ये भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं निम्नलिखित बताइए, कब आया था, 2022। उसके बाद में फिर क्या है, कृषि क्षेत्र के 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए। ये कब आया था आपका, 2023। तो ये प्रश्न आप तो समझ पाए कि नहीं, बताओ,
सही से बताना, ईमानदारी से बताना, समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो बताओ। अच्छा बताओ इसमें मेन पॉइंट क्या है बताओ। कृषि की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और कहाँ पे? भारत में। कहाँ? भारत में। यानी प्रश्न आप समझ गए हैं ना। अच्छा अब देखिए इसमें जो आपको मुख्य हेडिंग लगाना है, मेन हेडिंग, वो क्या है कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं, ये मेन हेडिंग हो गया, है ना। ऐसे ही लिखना है एकदम डिट्टो ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका सब हेडिंग होगा वो होगा, सबसे पहला हेडिंग जो होगा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। ह्रास मीन्स क्या होता है? कम होना, धीरे धीरे क्या हो जाना? कम हो जाना। और जब कम हो जाएगा तो वो जो आपका हो जाएगा परती, क्या हो जाएगा? परती। जैसे आपने संसाधन में पढ़ा था, पहले चैप्टर में ही है ना, बंजर भूमि, परती भूमि, है ना, ये सब आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो वो चीज़ आप देखिए कि अगर जो है उसका जो उपजाऊपन है खत्म हो जाएगा मिट्टी का, तो वो ऊसर हो जाएगा, ठीक है, या तो बंजर हो जाएगा, परती, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। अधिक रासायनिक खादों का उपयोग करने से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो आपकी अपनी क्षमता है, और किसी से कोई काम करवाते हो तो उसका पूरा पूरा जूस निकालने की कोशिश करते हो ना, कि ये और थोड़ा देर चल जाता तो और अच्छा होता, है ना, 10 मिनट कम खाता, 10 मिनट बाद खाता तो भी अच्छा होता ना। तो उसी प्रकार से मिट्टी में क्या होता है ना कि किसान जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो फर्टिलाइजर डालते हैं कि ज़्यादा फसल उत्पादन हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अब अगर है भी तो समस्या कहाँ है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इतना बात आप समझ गए। अच्छा अब सिर्फ हेडिंग हेडिंग में हम समझ लेते हैं। देखो दूसरा क्या आपका है? मृदा अपरदन। क्या है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होने का मुख्य कारण क्या है? अगर हाँ पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं लोग, है ना, घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए लोग जो है वनों को काट रहे हैं, झाड़ियाँ कम हो रही हैं, अब बाढ़ आ गया तो मिट्टी बहकर चला गया। हवाओं के माध्यम से जहाँ वर्षा होती नहीं, जैसे राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में वहाँ वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पे मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वो है हवा। क्या है? हवा। एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाना, पानी के माध्यम से होना, तो ये सारी समस्याएं हैं मृदा अपरदन की, ये सारी समस्याएं। और मृदा अपरदन का एक मतलब होता है मिट्टी का कटाव, है ना, वही तो होता है मिट्टी का कटाव। अब वो चाहे जिस रूप में हो, और इन्हें रोकना है तो पेड़ लगाओ, है ना, क्या लगाओ? पेड़, ठीक है। अब चलिए अगला हेडिंग समझते हैं। फिर क्या कह रहा है अगला हेडिंग जो आपका है? अभी भी पुराने उपकरण तथा ढंग, यानी जो पुराना तरीका था अभी भी उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा। अच्छा उसका कारण क्या है? पुराने रूपों का बदलाव नहीं हो पाने का उसका मेन कारण क्या है, ये समझिए आप। मेन कारण ये है कि जैसे सभी लोग के पास कम से कम 400-500 बीघा खेती नहीं है ना, बीघे में, एकड़ में खेती नहीं है। किसी के पास खेती है जो छोटे किसान है, ठीक है, जिसके पास छोटे भूमि है, जैसे मान लीजिए 1 बीघा 2 बीघा, तो वो अब ट्रैक्टर लाकर क्या करेंगे? कृषि उपकरण ला के क्या करेंगे? उनका काम इधर उधर से ही चल जा रहा है, ठीक है, तो वो अच्छे से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। तो वो क्या करते हैं? वो पुराने ही तरीके से अपना खेती कर रहे हैं। वो नए उपकरणों का भाई वो लाकर करेंगे क्या? आपके आपके पास 1 बीघा खेत है तो आप क्या करोगे? लेकर आओगे ट्रैक्टर, लेकर आओगे सारा उपकरण लेकर आओगे? ऐसा तो करोगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, या तो, और कभी कभी ऐसा होता कि किसानों की हालत खराब कैसे हो जाती है, जब उनके पास क्या होता है कि बीज लाने के लिए पैसे नहीं होते तो उधार ले लेते हैं, है ना। तो ये भी एक समस्या ही है, ये भी एक क्या है? समस्या है। अब तब उनको मजबूरन ही वो पुराने तरीके से ही खेती करना पड़ता है। अब चलिए अगला समझते हैं। अगला क्या है? खेतों का छोटा आकार। वैसे जैसे हमने आपको अभी तुरंत बता दिया है ना कि अगर मान लीजिए खेतों का आकार अगर छोटा है तो कृषि उपकरण लाकर करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो अगला समझिए आप कि सिंचाई का सुविधाओं का अभाव। देखो सिंचाई सुविधा की अभाव अभी भी बहुत सारी जगहों पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कि किसी क्षेत्र में क्या है कि नहर, है ना, ट्यूबवेल, तालाब, इन सारी चीज़ों का है कमी है ना, जिससे वो फसल उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगला देखिए वो निर्भर किस पर है? वर्षा। किस पर? वर्षा पर। अब देखिए अगला, अगला जो है अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं। हमारे देश में जो है भंडारण सुविधा की समस्याएं अभी भी हैं, व्याप्त हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं कि फसल को मतलब जो उनका गेहूं, धान, चावल जो भी उनके पास है वो बेच देते हैं, और सरकार के पास रखने की मतलब क्षमता नहीं है, भंडारण सुविधा नहीं है, जिससे अनाज हो गए, सब्जियां हो गई, ये सारी क्या हो जाती हैं? सड़ जाती हैं।
समझ है ना, सड़ जाती हैं, किसानों तक उसका सही रूप से उनको उपयोग में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं ही हैं। अब अगला देखिए इनका निष्कर्ष जो निकल रहा है, कह रहा है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को सिंचाई, आधुनिक तकनीकी, उचित मूल्य और बाजार सुधार पर ध्यान देना होगा। अगर आप निष्कर्ष लिख देते हैं तो आप बहुत बेटर हैं, सबसे बेटर हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ गए होंगे, लिखना किस प्रकार से है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। देखो भैया, ये प्रश्न आपका जो है तीसरा है, ये प्रश्न आपका कौन सा है, तीसरा है, इसको आप समझिए। ठीक है, देखो कह रहा है कि भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखी। ये प्रश्न कब पूछा गया, अब भारत में पाए जाने वाले मुख्य फसलों पर एक क्या लिखना है, लेख। कब पूछा गया, चलो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए, कब पूछा गया, 23 और 24। यानी इसमें सही रूप से देखा जाए तो पूछ क्या रहा है बताइए। हाँ, तो ये भारत की मुख्य फसलें, उन्हीं के ऊपर हमें टिप्पणी लिखना। अब देखो एक चीज और समझो कि यहाँ जो भारत में गेहूं होती है ना अच्छी अच्छी खासी, इसलिए गेहूं भी इसी में इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया भाई। भारत की फसलें, तो भारत के फसलों में गेहूं भी तो होता है, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, गेहूं होता है कि नहीं होता, तो उसी में वो क्या हो गया, शामिल हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चा ई का पूछ ली से, बस मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब भैया जो पढ़ रहे हो भारत के बारे में, तो भारत के ही बारे में तो लिखोगे, तो बात समझिए। तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें लिखना कैसे है, लिखना क्या कि जैसे सबसे पहले आप मेन हेडिंग लगाइए। मेन हेडिंग क्या लगाओगे, भारत की। इतना बात समझ में आ गया, बोलो। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि फसल को है 3 टाइप में बांटा गया है, कौन कौन सा, हाँ चलो ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, खरीफ। अब देखो खरीफ का जो फसल होता है ये जून में बोया जाता है, ठीक है, और काटा कब जाता है, किस पे आधारित होता है, अब वर्षा पे आधारित एक फसल का नाम बता दो हमको। वेरी गुड, पढ़े हो, पढ़े हो, वेरी गुड। चलो ये नीचे लिखा हुआ ना, चीटिंग करते हो तुम लोग। चलो देखो क्या हो गया, चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उसके बाद, बस इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखो उसके बाद में खरीफ में और क्या आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा, उसके बाद में कपास, गन्ना, है ना, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। देखो अच्छा इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो आपका मक्का, ज्वार और बाजरा ये पोषण के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ये जो है फसलें कौन सी है, नकदी फसल, जो आर्थिक रूप से क्या होता है, लाभदायक होता है। अब गन्ना है उसको डायरेक्ट आप बेच कर जो है पैसा पा जाते हैं, नहीं पाते कि नहीं पाते। और कोई बहुत सारे लोग होते हैं गुड़ बना लेते हैं, है ना, बढ़िया गन्ने की पेराई की उसके बाद उसका क्या बना लिए, गुड़। तो वो भी एक आर्थिक रूप से है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से है, क्योंकि अब उसको आप काटोगे उसके बाद में उसकी पेराई करोगे तब जाके आप कहीं गुड़ बना पाओगे ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बेच दिए तो आपको आर्थिक लाभ होगा, ठीक है, दोनों में होगा, बशर्ते एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इतना बात समझ गए ना। अब अगला देखिए आप, दूसरा क्या आपका है, रबी फसलें, है ना, ये कब बोई जाती है, और मार्च में, मौसम कौन सा होता है, बताओ कौन सा फसल है, देखो नहीं इधर, बताओ क्या है, गेहूं। अच्छा गेहूं देखो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अधिक उत्पादन होता है ना। अच्छा ये आपका क्या हो गया, चना, मसूर, सरसों, ये कौन कौन सी फसलें हैं, दलहन, तिलहन, ये दोनों के लिए यानी पोषण एवं तेल के उत्पादन में सहायक होती है। इतना बात समझ गए आप। अब देखिए अगला आपका जो है हेडिंग क्या है, वो क्या है, जायद। कब बोई जाती है, अब काटी कब जाती है, कौन सा मौसम होता है, अच्छा वेरी गुड। अब चलिए बताइए इसमें क्या क्या होता है, गर्मी के मौसम में उगने वाले फल और सब्जियां। उसके बाद में आपका क्या है, इसमें क्या होता है, दलहन फसलें, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक, क्योंकि इनके पौधों में नाइट्रोजन मिलता है, क्या मिलता है, नाइट्रोजन, इसीलिए जो है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। तो इतना बात आप समझ चुके हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।